नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक के तरीके, या कह लीजिए एक का ज्ञान, यह उसका 23वां सत्र है जो कि फरवरी 11 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई इस एक के कानून की किताब को अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह भी उसकी फ्री विल है। तो दोस्तों, इस सत्र में आगे चलने से पहले हमने जो पिछला सत्र किया था उसमें हमसे एक एरर हुआ था, एक गलती हुई थी जिसको हम करेक्ट करना चाहेंगे। और हम लोगों ने आपके कमेंट्स भी पढ़े और कमेंट्स पढ़ने के बाद हमें भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। पिछले सत्र में हमने मदर टेरेसा का नाम लिया था, जो कि एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे जिस टेरेसा का नाम लिया गया है वो कोई और है। हमने चेक नहीं किया है कौन है, परंतु क्योंकि ये किताब 1981 में लिखी गई थी और अगर हम इस किताब के संदर्भ में बात करें तो रा ने कहीं पर भी इस किताब में करंट एंटिटीज़ का नाम या फ्यूचर एंटिटीज़ का नाम नहीं लिया है। जो भूतकाल में चीज़ें हुई हैं ना, या जो लोग हैं उनका नाम उन लोगों ने लिया है। तो यहाँ पे हमको आपने ठीक किया है, जिसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि हमने हमेशा कहा है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, और ऐसे ही अगर आप हम लोगों को हमारी गलतियों को करेक्ट करवाते जाएंगे तो हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे, क्योंकि यह हमारे लिए भी एक अच्छी सीख है। तो धन्यवाद दोस्तों, दिल से। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम आपका उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में स्वागत करते हैं। अब हम बात करते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। आप कल महासंघ द्वारा दिए गए पहले संपर्क के बारे में बता रहे थे, जो हमारे तीसरे बड़े चक्र के दौरान हुआ था। आपने कहा था कि आप लगभग उसी समय मिस्र के आसमान में भी प्रकट हुए थे जब अटलांटिस को सहायता दी गई थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मिस्र में क्यों गए थे? तब आपका दृष्टिकोण या आपका विजन और सोच क्या थी? तो रा कहते हैं, जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो बाज के सिर वाले सूर्य देवता यानी हॉक हेडेड सन गॉड की पूजा करते थे, जिसे होरस के नाम से जाना जाता है। पूजा की वस्तु सूर्य का मंडल था, जिसे कुछ विकृति में दर्शाया गया था। हमें उनके बीच कुछ समय बिताने की इच्छा हुई, उनकी सोच को स्कैन करने के लिए, कि शायद उनकी खोज करने के लिए कोई तीव्र रुचि हो जिनमें हम बिना उनकी आज़ादी का उल्लंघन किए मदद कर पाए। हमने देखा कि उस समय उनके समाज में तथाकथित धार्मिक विश्वासों में काफ़ी विरोधाभास था, और इसलिए हमारे कंपन के लिए उपयुक्त आवाहन कॉलिंग नहीं मिली, और इसलिए उस समय लगभग 18,000 वर्षों पहले हम बिना कोई कार्रवाई किए वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो हॉरस और ये हॉक हेडेड की जो बात हुई है ना, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है? क्योंकि देखिए, ये किताब ना ऐसी है कि आपको भी अपने एंड पे काम करना पड़ेगा, मतलब ढूंढना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसको कैसे लेंगे और कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं पूजा की वस्तु सूर्य का मंडल था, यानी लोग सूर्य की ही पूजा करते थे, लेकिन अलग अलग तरीकों से। और रा ने यहाँ पे कहा कि उस समय के धार्मिक जो विश्वास होते थे उनके बीच में काफ़ी विभाजन था, तो इस मतलब विरोधाभास था। तो इस वजह से 18,000 साल पहले वो आकाशों में तो आए, लेकिन बिना कोई कार्रवाई किए चले गए। उनको लगा कि अभी इनका वो लेवल नहीं, अभी विरोधाभास बहुत ज़्यादा है, तो अभी इनका वो लेवल नहीं है कि अभी हम इन लोगों को वो सारी चीज़ें बताएं कि क्रिएटर की यूनिटी और क्रिएटर की इन्फिनिटी कैसे काम करती है। तो इस वजह से वो वहाँ से चले गए थे। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। जब आप मिस्र के आसमानों में प्रकट हुए थे तो क्या लोगों ने आपको देखा था? तो रा कहते हैं, हाँ, यह सही है। तो डॉन कहते हैं, उन्होंने क्या देखा था? तो रा कहते हैं, उन्होंने क्रिस्टल संचालित घंटी यानी बेल के आकार का विमान देखा था, मगर इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि इस दुनिया में कई चमत्कारिक चीज़ें होना एक आम बात है, जिसमें कई देवी देवताओं का अलौकिक घटनाओं पर शक्तिशाली नियंत्रण होता है। तो दोस्तों, उस जमाने के लोग भी ऐसी, मतलब ये घंटी वाले आकार की जो बेल थी, ये इनके क्राफ्ट्स होते हैं, इन्हें बेल क्राफ्ट्स बोला जाता है। अगर आपको देखना है तो हम दिखा सकते हैं, ज़रा एक सेकंड आप वेट करें।
तो दोस्तों बेल वाले क्राफ्ट की जिनकी बात हुई थी ना यहाँ पर, वो कुछ इस प्रकार दिखते हैं। यदि आप ऊपर देखेंगे, ये ऊपर का हिस्सा, तो ये घंटी के जैसे ऊपर की बेल, वो है बेल है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इधर, ये इनके वो होते हैं लैंडिंग गियर, ठीक है। और ये भी देखिए आप, लैंडिंग गियर है, ये भी लैंडिंग गियर है। इनमें से ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये जो इमेज हम लोगों ने ली है, ये जॉर्ज एडम्स की एक बुक है, मिस्ट्रीज ऑफ द फ्लाइंग सॉसर्स। उसमें उन लोगों ने जो फ़ोटोज़ खींची थी जब एडम्सकी के टाइम पे ये क्राफ्ट्स आए थे, तो उन लोगों ने ये फ़ोटोज़ खींची थी और ये फ़ोटो हम लोगों ने वहीं से ली है, और श्रेय भी उन्हीं को ही जाता है। उस किताब में उन्होंने कहा था कि इसमें से एक जो लैंडिंग गियर होता है, ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पुल करता है। मतलब आपको याद होगा रा ने कहा था एक अनंत ऊर्जा है, तो ये एक अनंत ऊर्जा को पुल करेगा, ठीक है, और इस पूरे क्राफ्ट को चलाएगा। ये वाला जो गियर होता है जो आपको इधर दिख रहा है, ये वाला गियर जो होता है, इसको ये थॉट से चलता है। ऐसा कुछ था उस किताब के अंदर लिखा हुआ कि ये थॉट से संचालित होता है। और जब ये क्राफ्ट लैंड करते हैं ना, तो ये सबसे पहले ये ज़मीन पे जाके टिकते हैं और फिर धीरे धीरे ये भी अंदर चले जाते हैं। तो ये जॉर्ज एडम्सकी का कहना था कि उनकी किताब में लिखा था कि ये जो है ना, यहाँ पे आप खिड़कियाँ भी देख रहे होंगे, ये जो क्राफ्ट्स हैं ना, ये वीनस से आए हुए लोगों के क्राफ्ट थे। परंतु अगर आप रा को देखें, रा ने कहा था हम उस ज़माने में आए थे। तो इस तरीके के क्राफ्ट्स में भी हो सकता है रा आए हों, हो सकता है कि और भी क्राफ्ट्स अलग अलग तरीके के आए हों। लेकिन यहाँ पे घंटी वाले क्राफ्ट्स की बात की गई थी, तो हमने आपकी रेफरेंस के लिए हमने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आपका उद्देश्य रहने के बजाय दिखाई देने का कोई खास कारण था? तो रा कहते हैं हाँ, यह सही है। तो डॉन कहते हैं तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि कारण क्या था? तो रा कहते हैं हमें दिखाई देना ठीक लगा क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्तों फ़र्क पड़ना भी नहीं था ना, क्योंकि लोगों का मानना ऐसा था कि हाँ, जो भगवान वगैरह होते हैं इनके पास अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। तो लोगों का मानना तो वैसे ही था जैसे आज भी हम लोगों का मानना है। तो रा को लगा कि अगर हम इनके आसमान में आ भी जाएंगे तो इनको ऐसा सच कोई खास फ़र्क पड़ना नहीं है, क्योंकि ये सोचेंगे ओहो भगवान की ही कोई भेजी हुई चीज़ है ये। तो इस वजह से उन लोगों को कोई फ़र्क पड़ा नहीं इस चीज़ से। लेकिन आज के ज़माने में अब जैसे क्राफ्ट्स आ रहे हैं और कई लोगों ने देखे भी हैं, तो लोगों का धीरे धीरे रुचि बढ़ी, तो लोगों ने जानने की कोशिश की। फिर जैसे जॉर्ज एडम्स की और भी बहुत सारे रिसर्चर हैं, स्टीवन ग्रियर है, वो है क्रिस कार्लसन है, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, अभी ग्लेन स्टेकलिंग है। अगर आप इन लोगों को देखोगे, इन लोगों की चीज़ें देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। और मैक्सिमम रिसर्चेज में यही देखा गया है कि ये जितने भी क्राफ्ट्स आते हैं ना, इनका जो कहना है, इनके अंदर जो बीइंग्स होते हैं, उनका कहना यही है कि भाई तुम ये आध्यात्मिक रूप से आगे निकलो। अगर तुम इससे आगे निकल गए ना, इन चीज़ों को लेकर आगे निकले ना, तो तुम्हारी ग्रेड भी बनेगी, तुम आगे निकल सकते हो, तुम्हारी फर्दर प्रोग्रेस होगी। तो खैर आगे डॉन कहते हैं अच्छा, तो फिर उस समय पर आपने मिस्र वासियों से कोई संपर्क नहीं किया था। क्या आप इन्हीं प्रश्नों के उत्तर दोबारा दे सकते हैं जो मैंने अभी अभी पूछे थे, लेकिन आपके मिस्र वासियों से संपर्क करने के आपके अगले प्रयास के संबंध में? तो रा कहते हैं अगला प्रयास थोड़ा देर से हुआ था और यह एक लंबे समय की अवधि के बाद हुआ। हमारे प्रयासों का केंद्र एक निर्णय था कि आप लोगों के बीच भाइयों के रूप में चलने का प्रयास करने के लिए पर्याप्त बुलावा या कॉलिंग आए। तो दोस्तों यहाँ पे वो जो कह रहे हैं ना कॉलिंग आए, कि भाई हम तुम्हारे बीच में तो आ जाएंगे। और पिछले सत्र में रा ने तरीका भी बताया, देखो जी 2 शर्तें हैं, अगर वो 2 शर्तें अगर कंप्लीट होती हैं तो फिर अगर आप हमें बुलाओगे तो हम तुम्हारे भाई बहन बनके तुम्हारे बीच में आने के लिए तैयार हैं। तो आगे रा कहते हैं हमने इस योजना को शनि ग्रह के परिषद के सामने रखा और अपने आप को इस प्रकार की सेवा अनुमुख घुमक्कड़ों के रूप में प्रस्तुत किया, यानी वॉन्डरर्स के रूप में प्रस्तुत किया, जो जन्म लेने की प्रक्रिया के बिना सीधे आंतरिक स्तरों पर उतरते हैं, यानी कि डायरेक्टली अपने क्राफ्ट लेके लैंड करते हैं। इस प्रकार हम ऐसे भौतिक रासायनिक शरीरों में प्रकट हुए जो कि हमारे स्वभाव से मेल खाते थे। हमारा प्रयास भाइयों के रूप में प्रकट होना और एक के कानून के शिक्षकों के रूप में सीमित समय बिताना था, क्योंकि इन लोगों की सूरज में और भी अधिक रुचि थी और यह हमारे विशेष कंपन से मेल खाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये कह रहे हैं ना कि भाई हम आए थे अपने शरीरों में, तो इनके जो शरीर थे वो रोशनी के थे, तो नॉर्मल जैसे ये दिखते थे ना, ये वैसे ही आ गए, ठीक है। और वो कहते थे कि हम तुम्हारे भाई बहन बन के आए थे तुम्हारे बीच में, ताकि हम तुम्हारे टीचर्स बन सकें और तुम्हें सिखा सकें कि भाई ये एक के तरीके क्या हैं रचयिता के बनाए हुए, ठीक है।
और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि भाई सूरज में अधिक रुचि थी, यानी रा जो हैं इनकी पूरी सभ्यता सूरज के अंदर है। और रा कह रहे हैं ये हमारी विशेष कंपन से मेल खाती है, यानी रा जिस कंपनता पे वाइब्रेट कर रहे हैं ना वो सूरज की कंपनता है। इसलिए रा जो हैं अगर देखा जाए तो वास्तविकता में सूर्यवंशी हैं। तो खैर आगे रा कहते हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द के 30 अलग अलग मतलब निकाले गए, जो उन इकाइयों को भ्रमित कर रहा था जिनकी सेवा के लिए हम आए थे। और कुछ ही समय में हम वहां से निकल गए और यह समझने की कोशिश करने लगे कि उन लोगों की किस प्रकार से सेवा की जाए जिन्हें हम अपने प्रेम और रोशनी देने आए थे। हम में से जो अटलांटिस के संपर्क में थे, उन्होंने पिरामिड के उपयोग से हीलिंग की संभावनाओं की कल्पना की थी। इस पर विचार करने और दो अलग संस्कृतियों की विकृतियों में समायोजन एडजस्टमेंट करने के बाद हम फिर से परिषद के सामने गए और इस योजना को मिस्र वासियों के उपचार और दीर्घ आयु के लिए एक सहायता के रूप में परिषद को पेश किया। हम सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ एक के कानून को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की उम्मीद कर रहे थे। फिर से परिषद ने हमें मंजूरी दे दी। तो दोस्तों हुआ क्या, ये आए तो अटलांटिस के टाइम पर भी और मतलब इजिप्ट के टाइम पर भी, लेकिन इन्होंने देखा कि यार हम जो चीज़ बोल रहे हैं ना, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग तरीके से सोचना होता है, तो ये मुंह से बोले एक चीज़ और ये बोल नहीं रहे थे, ये तो थॉट टू थॉट बात कर रहे थे टेलीपैथी से। तो अगर एक ही चीज़ का मतलब आपके सामने कोई इमेज आ जाए, मान लो ट्राइंगल आ जाए, तो आप उस ट्राइंगल के कितने मतलब निकाल सकते हो ना। तो इसी तरीके से हो रहा था, लोगों को 30-30 मतलब समझ में आ रहे थे, क्योंकि इन लोगों की लैंग्वेज तो इमेजरी है, इन लोगों की लैंग्वेज मुंह से तो कोई है नहीं, इमेज से थॉट टू थॉट बात करते हैं ये लोग। तो इस वजह से हुआ क्या, अलग अलग मतलब निकल रहे थे। तो उन्होंने जाके दोबारा काउंसिल के सामने ये बोला कि हम कुछ और तरीका ढूंढते हैं इनकी मदद करने के लिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इनसे बात कर रहे हैं ना तो ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर वो कहने लग, यहाँ पे उन लोगों ने बताया भी है कि फिर हम लोगों ने क्या कहते हैं पिरामिड्स बनाए, ताकि एटलीस्ट इनके उपचार और जो लाइफ इनको लंबी चाहिए एटलीस्ट उतना तो किया जा सके इनके लिए। तो खैर आगे रहा कहते हैं, लगभग 8500 वर्ष पहले हम दोबारा आपके ग्रह के विचार रूप के क्षेत्र में लौटे और कुछ वर्षों तक इस बात पर विचार किया कि इन पिरामिड को उचित तरीके से कैसे बनाया जाए। शुरुआत में लगभग 6000 वर्षों पहले गीज़ा का महान पिरामिड बनाया गया। इसकी वास्तुकला हमने अपनी सोच में रची थी। इसके बाद कई और पिरामिड लगभग 1500 वर्षों तक वहीं के स्थानीय सामग्रियों से बनाए गए थे। तो मतलब आए तो मतलब आपने देख ही लिया है कि इतने पहले आए थे ये लोग, करीब 8-9 हज़ार साल पहले। तो इसमें आप ये देख लो कि आए, उन्होंने कहा कि इनकी मदद कैसे करें, तो वो मदद करने के लिए उनको दिमाग में उनका ये था हम इनको पिरामिड बना के दे देते हैं, इनको टेक्निक्स सिखाते हैं, अगर ये टेक्निक सीख गए तो फिर हमारा काम हो गया, फिर ये आगे एक दूसरे को सिखा के और फिर जैसे सीखना सिखाना चलता है यूनिवर्स में, ये भी आगे ऐसे कर लेंगे। लेकिन उसमें भी एक कमाल की बात यह है कि 8500 वर्ष के बाद ये लोग इतने इस काम को करने में भी मिनिमम तो 2000 वर्ष लग ही गए, 2500 वर्ष तो लग ही गए। 6000 वर्षों पहले वो फिर आए, ठीक है, फिर कम से कम 1500 साल तक ये चलता रहा। पहला वाला जो पिरामिड ऑफ गीज़ा है वो बना, फिर उसके बाद 1500 साल तक फिर और जितने भी हैं पिरामिड्स वो सब बनाते चले गए, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया था कि भाई ये ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा। तो इन लोगों ने टेक्निक सिखाई उन लोगों को कि ऐसे कर लो अगर तुम्हें करना है तो। फिर आगे रहा कहते हैं, इसी बीच क्रिस्टल द्वारा दीक्षा यानी इनिशिएशन और उपचार की जानकारी भी दी जा रही थी। अखनातेन के नाम से जाने वाले व्यक्ति ने इस जानकारी को किसी भी प्रकार की विकृति के बिना प्राप्त कर लिया था और उसने एक के कानून का प्रचार करने के लिए जमीन और आसमान को एक कर दिया था और वहां के पुजारियों को इसी दीक्षा और सच्चे दयालु उपचार की विकृतियों के अनुसार काम करने का आदेश दिया। परंतु यह लंबे समय तक नहीं चला। इस व्यक्ति के शारीरिक मौत के बाद, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, हमारी सूचनाएं तुरंत ही विकृत यानी खराब या कह लो कि तोड़ मरोड़ दी गई और हमारी संरचनाएं एक बार फिर तथाकथित शाही और शक्तिशाली लोगों के उपयोग के लिए रख ली गई। तो दोस्तों वही हुआ कि जो पावरफुल लोग थे ना, उन लोगों ने सारी चीजें ना अपने पास रख ली। अब इस केस में ये हुआ, देखो इन लोगों ने तो अपने देखो दिल से सही काम किया ना, इनकी नीयत तो सही थी ना कि हाँ भाई, अखनातेन भी चाहता था कि हाँ ये सारी चीज़ें, एक अच्छा राजा तो ये चाहेगा कि भाई मेरी प्रजा को सारा कुछ मिलना चाहिए, मेरी प्रजा भूखी क्यों मरे, है ना, उनको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, उनको उपचार भी मिलना चाहिए अच्छा, उनको रहने के लिए भी अच्छा होना चाहिए, उनके खाने के लिए, उनके कपड़े वपड़े सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छा राजा तो ऐसी सोचेगा ना। लेकिन वो जैसे ही मरा उसके बाद के जितने थे उन लोगों ने सारे ने मिलके इसके ऊपर दोबारा कब्जा कर लिया
और फिर उसके बाद जो कहानी हुई रा पहले बता ही चुके थे। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या पिरामिड हीलिंग में प्राथमिक उपचार मन के लिए था? क्या यह सही है, यानी दिमाग के लिए था? तो रा कहते हैं हाँ, यह आंशिक रूप से सही है। यदि उपचार को ठीक से करना है तो मन के वृक्ष में आध्यात्मिक रूप से इन ऊर्जाओं के अंतर्वाह को एकत्रित करना जरूरी है, क्योंकि मन के कुछ हिस्से शरीर में बहने वाली ऊर्जा को रोकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में, हर इकाई में यह रुकावट या ब्लॉकेज विभिन्न हो सकती है। हालांकि सबसे पहले आध्यात्मिक चैनल को सक्रिय करने की जरूरत है, फिर चाहे रुकावट आध्यात्मिक से मानसिक या मानसिक से शारीरिक हो, यह केवल एक शारीरिक आघात हो, तब भी उपचार किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे पता है वो क्या कह रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्री ऑफ माइंड। ठीक है, हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में ना एक ट्री है, एक पेड़ की तरह बना हुआ है। जड़ जो है ना वो बिल्कुल ऐसा है, एक तो जड़ है, जड़ के ऊपर एक पेड़ के जैसा ये बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि जब तक उस पेड़ के अंदर आप लोग नहीं करोगे ना काम, जो कि मेडिटेशन के थ्रू ही हो सकता है, और काफ़ी सारे मेडिटेटर्स से आप सुनोगे ना तो आपको यही चीज़ कहेंगे कि ये जो दिमाग है ना ये एक्चुअली में एक पेड़ की तरह है। तो इन्होंने कहा कि अगर उसके ऊपर काम नहीं हुआ, और क्योंकि लोग अलग अलग हैं, तो सबके लिए जो ब्लॉकेज है ना उसके अंदर भी अलग अलग जगह पर हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं मेडिटेशन हर किसी के लिए अलग अलग काम करती है, इसलिए इसको एक सेल्फ डेवलपमेंट टूल बोला जाता है कि हाँ, अगर आपको अपनी डेवलपमेंट करनी है तो मेडिटेशन का यूज़ करो। ठीक है, तो इसमें आगे फिर वो ये कहते हैं कि ब्लॉकेज तो जगह जगह हो सकती है, लेकिन एक बार इसका काम हो गया ना, दिमाग के सारे जो होते हैं अलग अलग न्यूरॉन्स अलग अलग तरीके से, वो क्या कहते हैं उसके अंदर सिग्नल्स होते हैं, वो तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, वो चल रहे होते हैं। अगर उनके बीच में बढ़िया से सिंक हो गया तो फिर बॉडी भी आपकी हो सकती है ठीक। ठीक है, और आप लोगों ने सुना भी होगा कई लोग मेडिटेशन कर करके अपनी बॉडी को भी ठीक कर लेते हैं, अपनी आत्मा को भी ठीक कर लेते हैं, अपनी सारी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। तो राय यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो आगे डॉन कहते हैं, जब आपने विचार का उपयोग करके गीज़ा में पिरामिड का निर्माण शुरू किया तो क्या आप उस समय के मिस्र वासियों के संपर्क में थे और उन्होंने इसे बनते देखा था? तो रा कहते हैं, उस समय हम लोगों के निकट संपर्क में नहीं थे। हम अपना काम करने के लिए उस विशेष स्थान पर पर्याप्त ऊर्जा की मांग का जवाब दे रहे थे। हमने उन सभी को विचार भेजे जो हमारी जानकारी चाह रहे थे। पिरामिड का इस तरह से प्रकट होना बड़े आश्चर्य का विषय था। हालांकि हमने इसे इस तरह से बनाया कि उस समय के महान वास्तुकार कहलाने वाले एक इकाई के धरती पर जन्म लेने के समय के साथ मेल खा रहा था। इस घटना के कारण इस इकाई को बाद में देवता बना दिया गया। तो दोस्तों देखो, बनाए तो इन्होंने ही, लेकिन उस टाइम का कोई मैथमेटिशियन हुआ करता होगा, अभी खैर वो नाम बताएंगे आगे, कोई मैथमेटिशियन हुआ करता होगा, तो लोगों ने कहा कि हो सकता है इस मैथमेटिशियन ने बनाया हो ये। अब उसने बनाया हो या ना, क्रेडिट तो सबको ही चाहिए होता, हो सकता है उसने क्रेडिट ले लिया हो। ठीक है, यू मे नेवर नो। तो यहाँ पे लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि रा ने बना तो दिया, लेकिन इनको बिना बताए बनाया, चुपचाप, जैसे होता है ना रातों रात बना के इनके लिए मतलब ये पूरा का पूरा पिरामिड खड़ा करके दे दो इनको कि हाँ ये लो, ऐसे बनाए। और वो सारी इन्फॉर्मेशन वो हो सकता है कि उस मैथमेटिशियन के दिमाग के अंदर भी डाली हो, क्योंकि वो आपको याद होगा टेस्ला के केस में टेस्ला ढूंढ रहा था चीज़ें, और सेम चीज़ ये हुई थी, आइंस्टाइन भी ढूंढ रहा था। तो इन लोगों ने उनके दिमाग के अंदर जो जहाँ जहाँ वो फंस रहे थे ना उनके दिमाग में, क्योंकि वो वॉन्डरर्स थे, तो उनके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन डालनी शुरू की जस्ट थ्रू टेलीपैथी, ताकि वो लोग ये सीख लें और फिर आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट कर दें। तो हमको ऐसा लगता है कि इस केस में भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, उन्होंने उस देवता का क्या नाम दिया था? तो रा कहते हैं, उसे इमोथेप का नाम दिया गया था। तो डॉन आगे कहते हैं, शुक्रिया। तो क्या इस पिरामिड की रचना जिस उद्देश्य से की गई थी, क्या वह सफल रही? मेरा मानना यह है कि इसका मूल उद्देश्य हीलिंग का था, जो मुख्य रूप से असफल रही। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम दुख के भाई और बहनों में से हैं, यानी हमारा सुख से कोई लेना देना नहीं है। जब उस दुख से मुक्ति पाकर यदि किसी एक को भी उस रचयिता के दर्शन हो जाते हैं, तब असफलता की कोई धारणा नहीं रहती। हमारी कठिनाई एक के कानून की विकृतियों को ठीक करने के हमारे सम्मान और जिम्मेदारी में थी, जो इन लोगों की सहायता करने के हमारे प्रयासों के दौरान हुई थी। तो दोस्तों ये तो केवल हेल्प करने के लिए आए थे कि भाई ये दुखी हैं, परेशान हैं, चलो इनकी मदद कर देते हैं। और एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी इनकी, इन्होंने कहा कि अगर एक की भी मदद हो गई ना तो फिर असफलता कहाँ है ही नहीं। अगर एक के लिए भी अगर आपने कर दिया, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि क्या एक अनंत नहीं है? रा ने हमेशा कहा ये, क्या एक अनंत नहीं है?
तो हर एक को अनंत मान के अगर उसकी तुम सेवा करोगे, उसकी मदद करोगे, तो समझ लो तुमने उस एक अनंत रचयिता का काम कर दिया है। तो खैर आगे राह कहते हैं, विकृतियों को असफलताओं के बजाय जिम्मेदारियों के रूप में देखा जाता है। हमारे प्रयास का एकमात्र कारण वे लोग थे जो सत्य को खोजने के लिए प्रेरित थे। इस प्रकार शायद हम विरोधाभास की स्थिति में थे, क्योंकि यदि एक को भी प्रभुत्वता हासिल हुई तो हम सफल कहलाएं, और जैसे जैसे दूसरे अधिक भ्रमित और दुखी होते गए तो हम असफल कहलाए। यह आपकी परिभाषा है। हम तो सेवा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो कह रहे कि देखो यार, हम तो तुम लोगों की मदद करने के लिए हैं। अब जो चीज़ किसी एक के काम आ जाए, हो सकता है उसके लिए सही हो जाए। दूसरा का यार ये मेरे तो किसी काम की नहीं आ रही है, आपने उसको तो सिखा दिया लेकिन मेरे लिए तो हो ही नहीं रहा है इससे कुछ भी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, हम लोगों से भी कई लोग पूछते हैं, अरे आप लोगों को तो क्राफ्ट दिख जाते हैं, हम लोगों को तो क्राफ्ट नहीं दिख रहे। अब हम उनको कैसे समझाएं कि भाई हम देखो, हमारा पूरा झुकाव अब एक अनंत रचयिता की तरफ हो चुका है। ठीक है, हम पूरे कन्फेडरेशन और ये सारी चीज़ें इतने टाइम से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, इनके जैसी हमारी कंपनता हो गई है। अब हम इन्हीं के जैसे सोचने लग गए हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन ना करें और इनके जैसी सोच रखें और दूसरों की सेवा करें। तो इस वजह से हमें दिख भी जाते हैं। अब जिनके लिए नहीं दिख रहे हैं वो तो कहेंगे भाई हमें तो दिख रहे नहीं है। तो इस केस में राय ये कह रहे हैं कि इस केस में हाँ तुम ये कह सकते हो हम असफल रहे, लेकिन उसमें भी उन्होंने ये कहा ये तो तुम्हारी परिभाषा है, तुम लोग इसे ऐसे डिनोट करते हो, हम थोड़ी ना करते हैं। हम तो कंटिन्यूसली मदद करने में लगे रहते हैं। अगर एक की भी कर दी हमारे लिए तो हो गया, और जहाँ ठीक हो गई, जहाँ फिट बैठ गया, समझ लो हमारा काम तो हो गया। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। आप शायद इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन मुझे लगता है कि यह सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि हेनरी पुहारिक इस महीने में मुझसे मिलने आएंगे। क्या यह इकाई इनमें से किसी भी समय में शामिल थी जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे थे? तो दोस्तों हेनरी पुहारिक जो है ना, ये भी इन्हीं की तरह एक रिसर्चर था, मतलब डॉन कार्लो इनकी तरह ये भी इसी तरीके की पैरानॉर्मल फिनोमिना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इनके ऊपर ना ये करते थे। हेनरी पुहारिक हो गया, हेनरी पुहारिक के साथ वो था यूरी जेलर, तो ये लोग सारे मिलके काम करते रहते। और ये एक प्रोजेक्ट है स्टारगेट, इसके बारे में भी आप लोग चेक कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन करके चीज़ें होती हैं, ये रिमोट व्यूइंग जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं ना, उसका इस्तेमाल करके चीज़ों को, इन्फॉर्मेशंस को कैसे निकाला जाता है ना, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके ऊपर एक फिल्म भी, हाँ, थर्ड आई स्पाइज, मतलब तीसरी आंख के जासूस, ऐसे करके थर्ड आई मतलब थर्ड THIRDEYESPIES, थर्ड आई स्पाइज। अगर आपको देखनी हो तो आप देखना, उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज भी मिल सकती है। ये बस आपकी जानकारी के लिए था, लेकिन ये आपकी फ्री विल है, आप उसे देखें या ना देखें। तो खैर इसका जवाब आगे ला देते हैं। हाँ आप सही हैं, हम किसी भी तरह से इस इकाई के बारे में बात नहीं कर सकते। यदि आप इस इकाई की विकृतियों पर विचार करेंगे जिसे आप प्रमाण कहते हैं, तो आप हमारी दुर्दशा को समझेंगे। तो दोस्तों पता है यहाँ रानी यूं क्यों कहा? देखो पहली बात तो, एक तो हेनरी पुहारिक करंट सिनेरियो में है। अगर हेनरी पुहारिक मान लो इजिप्ट के टाइम पर भी किसी तरीके से इन लोगों से जुड़ा होता और ये लोग बता देते कि हाँ भाई हेनरी पुहारिक भी उस टाइम पे हमारी मदद कर रहा था इजिप्ट के टाइम पे, तो हेनरी पुहारिक का एक तरीके से आज़ादी का उल्लंघन होता है। क्योंकि हो सकता है हेनरी पुहारिक कहे अच्छा मैं इजिप्ट के टाइम पे हुआ था पैदा, तो इसका मतलब मैं भी एक वॉन्डरर हूँ। तो हो सकता है वो अपना पाथ मतलब इधर उधर चेंज कर दे, या तो पॉजिटिव में ही ले जाए पूरा का पूरा अपने आप को। लेकिन क्योंकि ये चॉइस का प्लेनेट है और तीसरी घनत्वता चॉइस की होती है, तो चाहे वॉन्डरर हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, या कोई भी हो, चॉइसेस सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए। इसलिए रा कभी ये नहीं कहेंगे कि तू ऐसा कर और ऐसा ना कर। इस वजह से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। और यहाँ पर उन लोगों ने कहा कि अगर हम चलो तुम्हें बता भी दें, तो ये हेनरी पुहारिक फिर प्रमाण मांगेगा, यानी प्रूफ्स मांगेगा। कह रहे और प्रूफ्स हम इन्हें दे नहीं सकते, अगर हम इन्हें प्रूफ देंगे तो फिर ये आगे जाएंगे प्रूफ्स, और फिर हो सकता है इनकी ज़िंदगी को खतरा पड़ जाए। कि भाई पता तो चल ही जाता है कि भाई जब ये भी कन्फेडरेशन से जब भी कोई कांटेक्ट वगैरह करता है, पता तो चल ही जाता है। तो इस केस में हो सकता है इनकी ज़िंदगी को भी खतरा हो। तो इसलिए रा ने यहाँ पे वो रिस्क नहीं लिया, और रा ने कहा तभी आप हमारी दुर्दशा को समझेंगे। तो ये लोग भी, रा भी बहुत ध्यान से काम करते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी मुंह उठाया और काम कर दिया। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। मैंने सवाल पूछने से पहले यह मान लिया था कि आपका यही जवाब होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अखनातेन की शारीरिक मृत्यु के बाद उसका क्या हुआ? तो रा कहते हैं उसकी आत्मा का काफ़ी लंबे समय तक उपचार हुआ, और फिर उसे अपने पिछले जन्मों के अनुभवों का समीक्षण करवाया गया, जो तीसरी घनत्वता के अनुकूल था। यह इकाई
कुछ हद तक एक के कानून के प्रति महान भक्ति के कारण सत्ता और शक्ति की विकृतियों में थी। इस प्रकार इस इकाई ने अपने अगले अवतारों की एक श्रृंखला में प्रवेश करने का संकल्प लिया, जिसमें सत्ता और शक्ति के प्रति कोई विकृति नहीं थी। मतलब इसने क्या किया, ये मरा, फिर इसकी आत्मा का प्रचार हुआ, वो क्या कहते हैं, उपचार हुआ, फिर उसके बाद उसको उसकी पुरानी लाइफ जितनी भी हैं वो दिखाई गई, ठीक है। फिर उसने ये चेक किया कि ओ इस जिंदगी में जो था ना, मैं एक राजा था, अब राजा हूं तो थोड़ी बहुत तो ईगो रहेगी, ठीक है, तो घमंड तो रहेगा ही। तो उस घमंड में अगली बार ना रहूं मैं, इस वजह से उसने जब अगली जिंदगी के लिए जो मांगा ना, उसने कहा अब मुझे राजा के रूप में नहीं, मुझे किसी एक नॉर्मल इंसान के रूप में रखना, ताकि मेरे अंदर से घमंड और ये सारी चीजें ना कम हो जाएं धीरे धीरे। इसलिए उसने इस तरीके से अपने लिए फिर आगे के कैटलिस्ट या कह लीजिए माध्यम लगाने शुरू किए कि हाँ अब मैं जो जन्म लूंगा ना उसमें इस तरीके से होनी चाहिए चीज़ें। तो दोस्तों ये एक तरीके से एक प्रोग्रामिंग होती है। एक वीडियो गेम में जाने से पहले जैसे ऐसे नहीं होता कि भाई ये कपड़े चाहिए मेरे को, ये गाड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से जब कोई व्यक्ति नया जन्म लेता है ना उससे पहले ये सारे काम करके आता है वो। और ये सारी चीज़ें आगे आपको बुक में पता चलेगा अपने हायर सेल्फ को दे के आता है, जो कि आपकी ही एक कॉपी है, उसको दे के आता है कि भाई ये मेरी चीज़ें हैं अपने पास ही रखना। तो खैर वो हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है, आगे चलते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अखनातेन के समय पर मिस्र वासियों की औसत आयु कितनी थी? तो रा कहते हैं उनकी आयु लगभग 35 से 50 वर्षों की थी। उस समय काफ़ी हद तक जिसे आप भौतिक जटिल प्रकृति का रोग कहते हैं मौजूद था। तो हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ शारीरिक प्रॉब्लम शुरू हो गई हो, वायरस वगैरह शुरू हो गई हो, तो इस वजह से उनकी लाइफ्स कम हो गई थी। तो आगे का सवाल डॉन करते हैं। इन बीमारियों का कारण क्या था? मुझे शायद यह पहले से ही पता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस किताब के लिए इस समय यह बताना अच्छा हो सकता है। तो रा कहते हैं जैसा कि हमने पहले कहा था, यह एक के कानून के संबंध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि उस समय मिस्र की स्थिति अत्यधिक असभ्य थी। जिस नदी को आप नील नदी कहते हैं उसमें हमेशा बाढ़ आती और पीछे हटती। इस प्रकार कीड़ों द्वारा होने वाली बीमारियों के प्रजनन के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करती थी। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की तैयारी जिस प्रकार से होती थी वह बीमारियों को आमंत्रित करती थी, और कई मामलों में पानी का स्रोत खराब होने के कारण जो पानी पिया जाता था उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों के कारण भी बीमारियां होती थी। तो मतलब वही दोस्तों की बाढ़ आई, पानी जब बाढ़ आती है तो एक जगह पे पानी इकट्ठा होगा, फिर वो वापस जाएगा, वहाँ की ज़मीन गीली रह जाती है, उसके अंदर जो कीड़े वीड़े होंगे वो निकलते थे, खाने पे बैठ रहे हैं, मक्खियाँ बैठ रही हैं खाने पे। तो राय यहाँ कह रहे हैं वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, थोड़े से असभ्य ही थे वो। तो वो कहने लगे कि फिर एक ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो अब लोगों की तबीयतें ख़राब होनी शुरू हो गई। जब तबीयतें ख़राब होनी शुरू हो गई, ना पानी सही पीने को, ना खाना सही खाने को, तो धीरे धीरे लाइफ ही कम हो गई उन लोगों की। खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। दरअसल मैं इन संचारों यानी ट्रांसमिशन की क्रिया के बजाय रोग के मूल कारण के बारे में अधिक पूछना चाह रहा था। मैं उस जड़ पर वापस जा रहा था जिसने इन बीमारियों की संभावना को पैदा किया। क्या मैं यह मानने में सही हूं कि पृथ्वी पर लंबे समय तक एक के कानून की समझ के सामान्य कमी ने एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें बीमारियां विकसित हो गई? तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ओहो लगता है कि मेरे को, मैं रूट कॉज जानना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये लॉ ऑफ वन यानी ये लॉज ना फॉलो करने की वजह से ये भी हो सकता है कि लोग उल्टी सीधी दिशा में निकल गए और उसकी वजह से भी हो सकता है बीमारियां हो रही हों। तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। आप प्रश्नकर्ता के रूप में अब बाहरी शिक्षा को भेदना शुरू कर रहे हैं। इस विशेष समाज में युद्ध की इतनी कार्रवाइयां नहीं थी, परंतु धन प्रणाली का निर्माण और एक बहुत ही सक्रिय व्यापार और लालच और शक्ति के प्रति उन प्रवृत्तियों का विकास और शक्तिशाली लोगों द्वारा कमजोर लोगों की गुलामी और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रचयिता को ना देखना, यह इसका मूल कारण था। तो दोस्तों कोई भी समाज होगा, इसका मतलब राय यहाँ ये कह रहे हैं कोई भी समाज होगा, अगर वो रचयिता के बनाए हुए तरीकों से काम नहीं कर रहा है। युद्ध की कार्रवाई वो कह रहे कि हालांकि इतनी नहीं थी, तो कह रहे लेकिन धन प्रणाली यानी पैसा आ गया बीच में। अब जहां पैसा आ जाएगा वहां पे लालच तो आएगा ही आएगा, है ना। तो ये अगर एक बार्टर सिस्टम होता तो ये हो सकता था कि हाँ भाई चलो आज, आपको याद होगा हम लोग पहले के ज़माने में जब ये फ़ोन वोन कुछ भी नहीं हुआ करते थे हमारे, एक टीवी वगैरह और ये रेडियो वगैरह ही हुआ करते थे, तो कितना एक अच्छा एक माहौल होता था
कि आज हमने घर में राजमा की सब्जी बनाई है तो पड़ोस वाले ने वो बना रखी है, हो सकता है कोई और सब्जी, एक कटोरी उनको दे दी, एक कटोरी उन्होंने हमें दे दी, तो एक एक प्रेम प्यार सा बना रहता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आती गई ना, हम एक दूसरे से दूर होते गए, मतलब हम इन टेक्नोलॉजीज में इतने फंस गए हैं कि हम वो प्यार और प्रेम ही भूल चुके हैं कि एक दूसरे के वो प्रेम प्यार करना। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रा कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि देखो, अब ये लालच आएगा तो शक्ति भी आएगी लोगों के पास, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो शक्तिशाली हो जाएगा, और जो शक्तिशाली हो जाएगा वो दूसरों को अपने से कमज़ोर समझेगा, उन्हें गुलाम भी बना लेगा, उनसे काम लेगा बेसिकली। ठीक है ना। अब आप ज़्यादातर लोगों से ये सुनोगे तो वो यही कहते हैं, क्या करेगा भाई, बड़ा होऊंगा, बड़ा लिख के पढ़ लिख के इंजीनियर बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर नौकरी करूंगा। अरे जब तू इतनी मेहनत कर रहा है मेरे दोस्त, तो तू नौकरी क्यों करेगा, मतलब क्यों किसी का नौकर बनना चाहता है। लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग हमारी बचपन से हुई है ना, रा उसी के बारे में बोल रहे हैं कि उस जमाने में भी ऐसे ही था कुछ ड्रामा। ठीक है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और यहां पर कह रहे हैं कि रचयिता को ना देखना एक दूसरे के अंदर। इस वजह से जब आप सामने वाले के अंदर क्रिएटर को ही नहीं देख रहे हो तो आप उसकी सच में वैल्यू नहीं करोगे ना। आपके लिए तो बस एक इंसान ही है वो। अब वो किसी और धर्म का हो, इस जाति का हो, किसी का भी हो, आप तो ऐसे ही देखोगे क्योंकि विभाजन इतना है। आप उसको रचयिता की तरह देख ही नहीं रहे हो। और यही वो मुख्य कारण था जिसकी वजह से सारी बीमारियां और ये सारी चीज़ें फिर आनी शुरू हो गई। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। शुक्रिया। मैं समझता हूं कि दक्षिण अमेरिका में भी संपर्क किया गया था। क्या आप इन्हीं प्रश्नों के उत्तर उनसे संपर्क के संबंध में दे सकते हैं, और दक्षिण अमेरिका के लोगों से संपर्क क्यों किया गया था ये भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के बारे में बात हो रही है, जैसे आपका पेरू, ठीक है ना, कोलंबिया, इन सब कंट्रीज़ के बारे में बात हो रही है। तो रा कहते हैं, यह इस सत्र का अंतिम पूरा प्रश्न होगा। आपके दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में संपर्क करने वाले हमारे लोगों को सूर्य की अभिव्यक्ति के बारे में जानने के लिए वहां के लोगों की समान इच्छा ने बुलाया था, जो प्रकाश और जीवन के इस स्रोत की पूजा करते थे, यानी सूर्य की पूजा हुआ करती थी और वो अपने सूरज को बहुत मानते थे। इस प्रकार हमारे जैसे ही रोशनी के बने लोग वहां की इकाइयों से मिलने गए। जो निर्देश और जानकारियां उन्होंने दी वह आसानी से स्वीकृत की गई और हमारे मुकाबले काफी कम विकृति की गई। उन इकाइयों ने स्वयं ही पिरामिड सहित भूमिगत और छिपे हुए शहरों की एक श्रृंखला का निर्माण शुरू कर दिया। तो दोस्तों, पता है उन्होंने क्या किया। एक टीम वहां पर भी गई थी, तो जो टीम वहां पर गई थी और रा ने कहा है कि देखो हमारे शरीर रोशनी के हैं, रा ने खुद बोल दिया कि हमारे शरीर रोशनी के हैं, कह रही कि हमारी ही एक टीम वहां पर भी गई थी, क्योंकि हम जब ये क्राफ्ट लैंड किए होंगे ना, तो आप एक बार को इमेजिन कर सकते हो कि ये सूरज की तरफ से आ रहे होंगे। अब वो सारे के सारे सूरज की पूजा करते थे, तो इनको लगा भाई लगता है सूरज में से कोई निकल के आया है, भगवान के भेजे हुए ये कोई दूत है। तो इस वजह से उन लोगों ने जो जानकारियां दी उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, और वो कह रहे हैं फिर उन्होंने खुद ही पिरामिड्स बनाने शुरू किए और ज़मीन के नीचे भी शहर बनाने शुरू किए। और ऐसी कई आपको दिख जाएंगी, अगर आप एंशिएंट एलियंस और ये सारी देखोगे तो आपको मिल जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब बाद में वास्तविकता ये है कि जितनी भी सीरीज़ बनी है ना टीवी पे आजकल आप इधर उधर देख रहे हो, वो सारी की सारी लॉ ऑफ वन से इंस्पायर्ड है एक्चुअली में। लेकिन उसमें कहीं कहीं विभाजन है, कहीं कहीं वो है, इसलिए हम तो खैर प्रेफर नहीं करते, लेकिन ठीक है जो भी है। तो खैर, लेकिन आगे चलते हैं। यह पिरामिड उस डिज़ाइन से कुछ अलग थी जिसे हमने बनाया था। हालांकि यह ध्यान और विश्राम के स्थान बनाने की इच्छा और एक अनंत रचयिता के होने की भावना के साथ बनाए गए थे। यह पिरामिड तब सभी लोगों के लिए होते थे, न केवल आरंभ करने वाले इनिशिएटर, बल्कि उनके लिए भी जिनको इलाज की ज़रूरत थी। तो इसका मतलब सभी के लिए ओपन था। ऐसा नहीं था कि भाई तू नहीं आ सकता और तू नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि भाई जो इनिशिएटर है वही बैठेगा, नहीं नहीं, सब आ सकते हो, बैठो मेडिटेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे रा कहते हैं, वे इस घनत्वता को छोड़कर वापस लौट गए जब उन्हें लगा कि उनकी योजनाएं ठोस रूप से गति में थी और वास्तव में रिकॉर्ड की गई थी। अगले लगभग 3500 वर्ष के दौरान ये योजनाएं कई पहलुओं में लगभग पूर्ण होने की स्थिति में थी, हालांकि कुछ हद तक विकृत हो गई थी। इसलिए महासंघ के वे सदस्य दोबारा परिसंघ के सामने गए और अपनी एरर्स को ठीक करने की अनुमति मांगी जो परिसंघ ने दे दी थी, और संदेशवाहक के रूप में चुनी गई इकाई उन त्रुटियों को ठीक करने के लिए, यानी उन एरर्स को ठीक करने के लिए एक बार फिर से उन लोगों के बीच आए। और दोस्तों, पता है आप लोग यहाँ पर जो रा कह रहे हैं ना कि हम लोग दोबारा आए और कन्फर्ट वहाँ से काउंसिल ने हमने अप्रूव किया तब हम दोबारा आए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स बन रहे थे उनके अंदर कहीं ना कहीं कमियां थी, और जो इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी, हालांकि वो नोट भी की गई कि इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ये कर सकते हो। तो जब इनको अप्रूव किया गया ना, तो ये वहाँ जब पहुँचे, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने भी कई जगहों पे थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में
कि उस ज़माने के जो लोग हैं ना, उनमें से कई मतलब जो लोग हैं वो आज भी ज़िंदा हैं। आज भी ज़िंदा मतलब उनकी जो बच्चे बच्चे जो उनके परिवार आगे निकले हैं, आज भी कन्फेडरेशन के लोग उनसे मिलने आते हैं, पता है आपको? अगर आप रिसर्च करेंगे ना आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे आपको सारा कुछ नहीं बता सकते क्योंकि फिर वो बिल्कुल एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा कि हाँ भाई ये भी दिखाओ फिर वो भी दिखाओ। जो बेस्ट है हम वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, बाकी हम आपकी रिसर्च पे भी छोड़ रहे हैं। तो खैर आगे रहा कहते हैं, दोबारा सब कुछ रिकॉर्ड किया गया और यह इकाई अपनी घनत्वता में आपके आसमानों को छोड़कर दोबारा लौट गई। जैसे कि हमने अनुभव किया था, यह जानकारियां भी अधिकांश भाग के लिए बाद के समय में मनुष्यों के उपचार के बजाय वास्तविक मानव बलिदान की सीमा तक, और बाप रे, बहुत अधिक स्थूल रूप से विकृत हो गई। इसलिए यह उन महासंघ के सदस्यों का कर्तव्य और सम्मान था कि वे यहीं रुककर इन विकृतियों को ठीक करें। क्या आपका कोई और प्रश्न है? तो दोस्तों वो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे फिर तो बलि प्रथा शुरू हो गई उसके अंदर। तो इससे ना हमें एक चीज़ याद आ गई, आपने एक पिक्चर देखी होगी अपोकलिप्टो। तो ये कुछ कुछ वैसा लग रहा है हमें कि हाँ भाई पिरामिड बनाया गया, सारा कुछ हुआ, लेकिन फिर वहाँ पे जिस काम के लिए बनाई गई ना, फिर वहाँ के शाही लोगों ने इसे वो कर लिया होगा, टेक ओवर कर लिया होगा, फिर उस काम के लिए तो रखी नहीं, और वहाँ पे ये बलियाँ वगैरह चढ़ने लग गई। तो एक बार को आप अपोकलिप्टो चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट को पढ़ने के बाद ना हमारे दिमाग में भी वही मूवी आ रही है, क्योंकि हमने वो मूवी देखी है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। यह एक बेवकूफ़ी भरा सवाल है, एक फिल्म है, बैटल बियॉन्ड द स्टार्स। मुझे नहीं पता कि आप इससे परिचित हैं या नहीं, शायद आप हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हमें बता रहे हैं वह इस फिल्म की कहानी में शामिल है, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ, आपके लोगों के बनाए इस कहानी में कुछ हद तक एक के कानून की विकृतियां शामिल हैं। तो दोस्तों ये मूवी भी हमने तो नहीं देखी है, बैटल बियॉन्ड द स्टार्स, चलो इस बहाने हम भी देख लेंगे, अच्छी बात है। तो एक तो अपोकलिप्टो और एक ये दो मूवी हैं, अगर देखें तो शायद हम लोग देख सकते हैं कि हाँ राख इस बारे में बात कर रहे हैं। तो खैर एनीवेज ये दोस्तों ये सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं, और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे भाइयों, आदने वासु। धन्यवाद।